पिछले 1.5-2 सालों में चूंकि बाजारों में कोई खास तेजी नहीं रही है, तो अब कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है, कई सारी अलग-अलग रिपोर्ट्स हैं जो कि एनएससी और सेबी की रिपोर्ट्स को मिला करके बनाई गई हैं। डेटा इसमें ये कहता है कि लगभग 70% लोगों ने बाजारों को छोड़ा है, वो काम नहीं कर रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट की हम चर्चा करेंगे। साथ में एफएनओ को लेकर के बहुत बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर कल एफएनओ को लेकर के कुछ पॉजिटिव बातें की गई थी सेबी सीईओ के माध्यम से, लेकिन आज वहां पर काफी उल्टी बातें आई हैं, या यूं कहिए आम निवेशकों के लिए काफी बुरी बातें हैं, उनको मैं सामने रखूंगा। साथ में हम बात करेंगे जो बाजारों में आज जिस तरह से गिरावट हुई है उसके ऊपर। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा डिटेल में देखिएगा। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे मैंने कहा एफएनओ को लेकर के, चूंकि वो सबसे ज्यादा आपके मन में उहापोह होगा कि क्या हो गया है, तो एफएनओ को लेकर के कई सारी बड़ी चीजें सामने आ रही हैं। कल भी कई बार में ये बात करी गई कि एसटीटी को कम किया जाए, जो बातें मैंने कल के वीडियो में कवर की थी। लेकिन आज सेबी के जो सीईओ हैं उन्होंने वापस से बात कही कि एफएनओ को लेकर के जो लो स्टेटा है, यानी कि आम नागरिक जो है जो कम अर्निंग कर रहा है, उन्होंने शब्द यूज किया लो स्टेटा को रोका जाना चाहिए एफएनओ में पार्टिसिपेशन के लिए। पहली बार ये सामने आया है, यद्यपि बहुत बार ऐसी बातें कही गई हैं, लेकिन पहली बार ये बात सामने आई है कि शायद जो है वहां पर कुछ एकेडमिक की बातें सामने रखी जा सकती हैं। यानी रिस्ट्रिक्शन 2 से 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला रिस्ट्रिक्शन की जिसकी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो है एकेडमिक में यानी कुछ ना कुछ जो है प्री एग्जामिनेशन जैसी कुछ चीजें होनी चाहिए, ताकि ये फिल्टर किया जा सके लो स्टेटा लोगों को। लो स्टेटा का मतलब वो लोग जो कम पैसा लेकर आ सकते हैं, उनको भी लो स्टेटा बोला जा सकता है। जो कम एजुकेट हैं, जिनकी रिस्क लेने की क्षमता कम है, तो अलग अलग प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। क्योंकि वो बात उन्होंने क्लियर नहीं करी, लेकिन जो बातें समझ आ रही हैं, तो आप उस किस तरह से आम पब्लिक को बाहर कर सकते हैं, उससे जुड़ी हुई बातों में अगर देखा जाए तो एक जो कोरिया में या जापान में होता है कि एक एग्जामिनेशन देना पड़ता है और उसको पास होने के बाद ही जो है आप एफएनओ में ट्रेड कर सकते हैं। उस तरह की कुछ खबरें देखने को सुनने को मिल रही हैं। पहले भी, इसके पहले भी तकरीबन 6 महीना पहले भी ये बातें आई थी, तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको दिखाया भी था कि किस तरह से जो आप अगर आप जाएंगे एनएससी की वेबसाइट पर, तो वहां पर एफएनओ से रिलेटेड अब जो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होने लगे हैं। यद्यपि वो अभी कंपलसरी नहीं है, इसलिए आम पब्लिक उसके बारे में फोकस नहीं कर रहा है, बट वहां पर एनआईएसएम की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगा, वो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं। तो क्या उसको कंपलसरी कर दिया जाएगा, या आने वाले वक्त में उसको कंपलसरी करने की जैसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, वो एक संभावनाएं बनती हैं। यानी एकेडमिक में आपको कुछ एग्जामिनेशन पास करने पड़ सकते हैं। साथ में जो नई अगर दूसरा तरीका सोचा जाए तो रिस्क एपिटाइट की बात की गई। तो रिस्क लेने की क्षमता किसकी ज्यादा होगी। अब जैसे अमेरिका में होता है कि एक सर्टेन अमाउंट तय कर दिया गया कि वो एक सर्टेन अमाउंट के लोग, अगर पैसा नहीं है आपके पास तो आप जो है ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो संभव है कि इस तरह की बातें भी आपको सामने देखने को मिले। ये सब बातें पहले जो है मीडिया में आती थी, लेकिन अलग अलग कारणों से आती थी। कभी किसी से भी रिपोर्ट में आ जाती थी, कभी कहीं आ जाती थी, कभी कोई ब्रोकर बोल देता था। लेकिन इतने बड़े प्रमुख व्यक्ति ने जो अथॉरिटी पर हैं, उन्होंने कभी ऐसी बातें नहीं कही थी। ये पहली बार हुआ है कि जब इतने प्रमुख व्यक्ति ने इस बात को कहा है, और इसीलिए अब इसकी आगे हो जाने की संभावना जो है वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और अगर ऐसी कोई चीज होती है तो उसका असर आम पब्लिक के ऊपर पड़ेगा। इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एकेडमिक की हो। अगर एक थ्रेशोल्ड लेवल जिसकी चर्चा बहुत सारी जगहों पे चल रहा है कि 10 लाख कर दिया जाए, तो अगर 10 लाख से लोअर लोग, यानी जिनके पास उससे कम कैपिटल है, वो एफएनओ ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो लिक्विडिटी का बहुत भयंकर कमी आपको देखने को मिलेगा। साथ में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है नए लोगों को जो बाजारों में आते हैं, वो भी काफी हद तक कम होने लगेगी। क्योंकि आपने एक एग्जाम पास करना है या फिर आपको एक थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस करना है अमाउंट का, और ये दोनों चीजें करने के बाद जो लिक्विडिटी है उसके ऊपर काफी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन होगा क्या कि इसमें आम पब्लिक के ऊपर बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा, और पॉसिबिलिटीज बनेंगी कि आम पब्लिक जो है, वैसे भी आम पब्लिक को रोकने के लिए आपने एसटीटी बढ़ाया, आपने अलग अलग प्रकार के कायदे बनाए हैं, अलग अलग प्रकार से लॉट साइज में वृद्धि की गई, मार्जिन बेनिफिट्स कम किए गए। एक जमाना था 2017-18 में, अगर आप निफ्टी के ऑप्शंस को बेचते थे या बैंक निफ्टी के ऑप्शन, तो 20-25 हजार में बिकते थे, अब वो लाख सवा लाख में बिकते हैं।
तो ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर ऑलरेडी बदले हैं, लेकिन बार बार ये बातें उठती रही हैं कि लॉस होता है, लेकिन ये कभी डेटा में नहीं दिखता कि कितने परसेंट लोगों को जो है ऑप्शंस बाई करके लॉस हो रहा है और कितने परसेंट लोगों को सेल करके लॉस हो रहा है। क्योंकि बायर को ज्यादा लॉस होगा, मार्केट इसके लिए डिजाइंड ही है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। दूसरी चीज है कि टोटल में हेजिंग कॉस्ट के नाते कितना लॉस हो रहा है। हो सकता है उस आदमी को फ्यूचर में प्रॉफिट बना हो लेकिन ऑप्शंस में लॉस हो गया हो, वो भी डेटा हमारे सामने नहीं रखा जाता। इक्विटी में हो सकता है प्रॉफिट बन गया हो लेकिन ऑप्शन में लॉस हुआ हो, उसने हेजिंग पोजीशन बनाई हो, ये भी डेटा सामने नहीं आता। तो जो डेटा सामने आता है जिसमें 90-95% लोग लॉस करते हुए दिख जाते हैं, वो डेटा अपने आप में अप्रोप्रिएट नहीं लगता है, उसमें और जानकारी सम्मिलित की जानी चाहिए और तब उसके ऊपर कुछ फैसले लिए जाएं। दूसरी चीज है कि सक्सेस रेट का कहीं पर बहुत बड़ा हो जाना जरूरी तो नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर अगर आप देखेंगे तो बहुत कम सक्सेस रेट होता है। आप बहुत सारी जगहों पे देख सकते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, इवन अगर आप बिजनेस की बात करिए तो जब आप नया स्टार्टअप खोलते हैं लगभग 80% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। इसका अर्थ नहीं होता है कि कोई स्टार्टअप ना खोले, स्टार्टअप खोलने वालों को भी लॉस ही होता है, उसका पैसा डूबता है, इन्वेस्टर्स का पैसा डूबता है। इसी तरह से जब आप कंपटीशन में तैयारी करने जाते हैं वहां पर लगभग 99% लोग फेल होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में यही रेशियो चलता है। लेकिन वो भी आप ऐसा तो नहीं करते कि आप उनको तैयारी करने से रोक देते हैं, वो भी आप अलाउ ही करते हैं। बहुत सारे मल्टीपल जगहों पर अगर आप देखेंगे, इवन म्यूचुअल फंड्स में अगर आप देखिए, जो म्यूचुअल फंड जो लोग हैं जो म्यूचुअल फंड को ऑपरेट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड जो है पूरे दुनिया का जो बेंचमार्क है वो यही कहता है कि 80% म्यूचुअल फंड मार्केट में ईटीएफ से भी, यानी मार्केट का जो इंडेक्स है उससे खराब परफॉर्म करते हैं। तो फिर उन 80% म्यूचुअल फंड को क्यों अलाउ कर दिया जाता है? उनको भी बंद कर दिया जाए, कहीं ना कहीं लोगों को बोल दिया जाए आप ईटीएफ ले लो, ईटीएफ उससे ज्यादा रिटर्न देता है, बट उनको तो अलाउ किया गया है। 80% म्यूचुअल फंड पूरे दुनिया में नुकसान करते हैं। अगर आप महंगाई के साथ जोड़ देंगे तो 90% नुकसान करते हैं। तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं हो सकता है कि जो काम प्रोफेशनल्स का है या जो काम बहुत समझदारी का है उसको उतने ही लोग करें। बहुत सारे और लोग भी उसमें आएंगे और अगर उनको मौका नहीं मिलेगा तो बाकी लोग तो नहीं आएंगे। अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम का एग्जांपल ले लीजिए, 11 लोग को खेलने के लिए शायद देश में 10 करोड़ प्लेयर होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे खेलने की, जिनकी इच्छाएं होंगी। कोई भी लड़का उठा के देख लीजिए 10 साल से लेके 20 साल में वो ट्राई कर रहा होगा। उनमें बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग होंगे जो सीरियस हैं, नहीं जाएंगे ना, वही 11 ही तो सेलेक्ट होंगे। इसका अर्थ ये है कि आप उनकी तैयारी को ही रोक देंगे। लेकिन ये यहाँ पर किया जाता हुआ लगता है। आप मतलब वो अपॉर्चुनिटी आप किसी से छीने, ये थोड़ा संवैधानिक रूप से भी ठीक नहीं है और नैतिक रूप से भी ठीक नहीं है, लेकिन कहाँ ये बातें चलने लगी हैं। तो ये आपको देखने को मिल सकता है एफएनओ मार्केट को लेकर के। हो सकता है आने वाले वक्त में और नियर फ्यूचर में ही आपको बड़े फैसले देखने को मिल जाएं। अब उस चूंकि फैसले लेंगे नियामक तो उसको स्वीकार करना हमारी आपकी स्थिति यही है कि हम उसको स्वीकार करेंगे और कुछ कर नहीं सकते। एग्जाम्स होंगे तो एग्जाम आप पास करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, वो सब कुछ अलग चीजें हैं। खैर, अच्छा है बुरा है मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करना है, लेकिन अल्टीमेटली एक आम पब्लिक को थोड़ी सी और तकलीफ एफएनओ मार्केट को लेकर के होती हुई दिखाई पड़ सकती है। और जो लोगों को ये लगता है वो उनकी बहुत कम योग्यता बताता है कि एफएनओ मार्केट को बंद कर दो, कम कर दो तो उससे इक्विटी मार्केट बढ़ जाएगी। एफएनओ मार्केट इक्विटी मार्केट को चलाने के लिए अत्यंत जरूरी है। कई सारे वीडियोज में मैंने इस बात को कवर किया है। इक्विटी मार्केट आपकी खत्म हो जाएगी अगर आप एफएनओ मार्केट को बंद करेंगे, क्योंकि मेजर हेजिंग, लिक्विडिटी, बाइंग, सेलिंग, हर एक पहलू के लिए एफएनओ मार्केट का होना अत्यंत जरूरी है और वहां पे प्रॉपर लिक्विडिटी का होना भी जरूरी है। कई सारे वीडियोस में मैंने इस पे चर्चा करी है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आप देख लेंगे या अगली फिर कभी मौका मिलेगा तो आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। दूसरी जो चीज, बड़ी चीज की गई जिसमें मैंने कहा कि लगभग 70% जो है अकाउंट्स अभी क्लोजिंग की तरफ गए हैं। तो जनवरी 2026 के अब डाटा उपलब्ध आ चुके हैं। यहाँ पर हुआ ये है कि जनवरी 2026 में भारत में तकरीबन 220 मिलियन अकाउंट थे, मतलब कहने का है कि 22 करोड़ के आसपास जो है डीमैट अकाउंट थे। लेकिन इन डीमैट्स अकाउंट में, और ये रिपोर्ट सेबी और एनएसई की तरफ से जारी हुई है, जो 22 करोड़ अकाउंट थे, इसमें से हर 3 महीने में जो अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं या जिनमें ट्रेड्स डाले जा रहे हैं उनकी संख्या मात्र 33 है। हर 3 महीने में जिन अकाउंट्स में कोई चीज डाली जा रही है यानी बाई या सेल किया जा रहा है उनकी संख्या मात्र 33% है। इसका अर्थ हुआ कि लगभग 2/3 यानी लगभग 67% अकाउंट जो हैं
वो पिछले 3 महीनों के हिसाब से वो इनएक्टिव हो गए हैं और उनको इनएक्टिव की श्रेणी में डाल दिया गया है। इनएक्टिव अकाउंट की श्रेणी उनके ऊपर लागू हो चुकी है, यानी उनको डोरमेंट अकाउंट बोला जाने लगा है। 3 महीना में मिनिमम आपको ट्रांजैक्शंस करना होता है। अब अगर 1 साल के अवधि पर आप चले जाएं कि टोटल में 1 साल में कितने अकाउंट, मतलब 1 साल में अगर मिनिमम 1 ट्रेड भी अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो उनकी संख्या कितनी है, अगर आप उसको जोड़ देते हैं तो जो नंबर निकलता है वो और बढ़ जाता है। तकरीबन जो है 25% अकाउंट हैं जो साल भर में यूज हो रहे हैं, यानी कहने का मतलब है नंबर्स और बढ़ जाएगा। करीब करीब 75% अकाउंट हो जाते हैं जो यूज नहीं हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है काफी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। 60% अकाउंट ऐसे हैं जिनमें पूरे 1 साल के दौरान कोई भी ट्रेड्स डाले ही नहीं गए हैं। तो वो 60% अकाउंट जो पूरे साल में कहीं पर कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ये जानकारी इसमें आपको देखने को मिल रही है। इन्वेस्टर सर्वे रिपोर्ट 2025 जो कि जनवरी 2026 के हिसाब से आई थी, अब इसको डिटेल सामने आपके यहाँ पर चीजें आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इसके अतिरिक्त क्या हुआ है, तो इसके अतिरिक्त इसमें एक चीज और भी है, ये बड़ी चीज है अपने आप में। अब अगर आप बात करिए टोटल, जैसे मैंने कहा कि टोटल नंबर में काफी कमी दिख रही है। अब जो सक्रिय अकाउंट्स नहीं है तो वहां पर क्या वो खाते बंद होंगे? नहीं, वो केवाईसी आपको कराने पड़ेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये हुआ कि शेयर लोगों ने लिया, लेने के बाद स्टॉक्स को या तो उन्होंने कभी छुआ ही नहीं, अगर कभी छुआ ही नहीं वाले स्टॉक भी देखेंगे तो करीब 15 से 16% जो है आपके डीमैट अकाउंट ऐसे मिल रहे हैं जिनको कभी टच ही नहीं किया गया, यानी वो बेसिकली आईपीओ के लिए खोले गए और चूंकि अब मार्केट खराब हो गई है तो वहां पे आईपीओ भी नहीं खरीदे जा रहे हैं या वो आईपीओ के लिए अप्लाई भी नहीं हो रहे हैं। स्टॉक्स लोगों ने ले लिए, चूंकि मार्केट खराब हो गई तो उन्होंने देखना बंद कर दिया और खत्म, उसको देख नहीं रहे हैं, लोग वहां काम नहीं कर रहे हैं। बहुत ही कम जगहों पर अब आपको एक्टिविटी दिख रही है और इसका वॉल्यूम ड्रॉप जो है रिटेल साइड में होने लगेगा कुछ दिन के अंदर, वो भी आपको डेटा में दिखने लगेगा। कई लोगों को अब मन में ये होगा कि टोटल कितना पैसा जो है बाजारों में भारत का लगा हुआ है। तो टोटल अगर आप, चूंकि इस पर नितिन कामत ने भी एक ट्वीट किया कि अभी भी रिटेल पब्लिक अच्छा पैसा बना रही है या अच्छा पैसा डाल रही है, तो रिटेल पब्लिक अच्छा पैसा तो डाल रही है। 2010 की तुलना उन्होंने प्रस्तुत करी, 2010 की तुलना में 2026 में जाहिर सी बात है कि लोगों ने पैसा डाला है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये 2020 से लेके 2025 को बताती है कि वहां पर लोगों की एक्टिविटी में कमी हुई है। 2010 से अगर आप तुलना करेंगे तो वहां लोगों की संख्या भी बढ़ी है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन 2020 की तुलना से 2026 में वो नंबर कम हुए हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन के। टोटल सब कुछ यहाँ पे इसमें कमी देखने को मिली है। अगर हम बात करें तकरीबन कितना पैसा, तो करीब करीब जो है कुल अगर आप बात करें तो 44 लाख करोड़ यानी 84 ट्रिलियन के आसपास जो है, ट्रिलियन, जी हाँ 84 ट्रिलियन के आसपास जो है टोटल पैसा आपका जो है मार्केट में लगा है। इसमें सारा पैसा है, इसमें सारा म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में लगभग 40 लाख करोड़ है। जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यानी जब आप इक्विटी खरीदते हैं वो भी लगभग 40 लाख करोड़ है। पिछले 5 सालों में, पिछले 6 सालों की अगर आप बात करिए तो जो म्यूचुअल फंड में जो पैसा आया है यानी उसकी जो ग्रोथ है वो 27% के CAGR से, चूंकि ऐड बहुत है तो 27% से जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ग्रोथ करी है, उसमें पैसे डाले गए हैं। और वहीं पर जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो करीब करीब जो है 12.5-13% से ग्रो किया है। तो वहां पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में थोड़ी ग्रोथ कम हुई है, यानी जब आप खुद से इक्विटी खरीदते हैं उस वाले सेगमेंट में ग्रोथ थोड़ी कम हुई है। म्यूचुअल फंड वाले ग्रोथ ज्यादा हुई है। ग्रोथ का अर्थ यहाँ पर प्रॉफिट से मत जोड़िएगा, पार्टिसिपेशन बढ़ने से जोड़िएगा। चूंकि SIP को लेकर के बहुत सारी बातें रही हैं, सोशल मीडिया एक्टिव रहता है तो लोगों ने अपनी खुद की सोच से शेयर कम खरीदे हैं, जबकि म्यूचुअल फंड के माध्यम से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन टोटल जो आप मिला लीजिए तो वो करीब 80-82 ट्रिलियन के आसपास जाता है, जिसमें आधा लगभग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और आधा जो है नॉन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आता है। इसमें सारा प्रॉफिट, सारा CAGR सब कुछ जुड़ गया है। तो इसमें ये नहीं सोचिए कि इसके ऊपर और कितना प्रॉफिट है या टोटल कितना पैसा लगाया गया था। टोटल कितना पैसा लगाया गया था ये आंकड़े नहीं उपलब्ध हैं, तो उसके बारे में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि लोग पैसे डालते हैं, निकालते हैं, तो वो आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अल्टीमेटली ये आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इन दोनों बातों से एक चीज समझ में आती है कि ठीक है 2010 से 2026 में लोगों ने पैसा ज्यादा डाला है, वहां एक्टिविटी भी बढ़ी। लेकिन पिछले 6 सालों को अगर आप देखें, जो 5 साल 2020 के बाद एक्टिव पार्टिसिपेशन कम हुआ, लोग अकाउंट छोड़ रहे हैं, लोगों का अब मोटिवेशन जो है शेयर बाजार से घट चुका है, लोग बाहर गए हैं, एक्टिवली वो अब नहीं देख रहे हैं। थोड़ा बहुत जो SIP चल रही है वो चल रही है, बाकी दूसरी जगहों पर ज्यादा फोकस बढ़ा है। ऐसे में लिक्विडिटी की कमी जो है माइक्रो कैप और छोटी कंपनियों में आने लगी है। अब अगर FNO को लेकर के भी बहुत सारी रोक लगती है तो फिर आपको जो है FNO मार्केट में भी उसी तरह से मार्केट में
में आपको वॉल्यूम में कमी देखने को मिलेगी और एक्टिव पार्टिसिपेशन कम होना शुरू होगा और उसका असर फिर जो है बाजारों की लिक्विडिटी के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। वैसे भी लिक्विडिटी को लेकर लगातार क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, लिक्विडिटी घट रही है और उसको लेकर के प्रश्न लग रहे हैं, बार बार उठाया जा रहा है और वो मैं अक्सर अपने वीडियोस में कवर कर ही रहा हूं। रही बात अब आज के बाजारों की बात करें तो आज सुबह का जो मेरा वीडियो था जिसको दूसरे चैनल पे आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया था आपको कि आज मार्केट का सेंटीमेंट बेहद ही खराब रहेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। रोज सुबह मेरा जो वीडियो आता है उसको जरूर देखें। कभी कभी अगर हम नहीं भी बना पाते, लेकिन जिस दिन मेजर इवेंट्स हैं उस दिन जरूर बनाते हैं। आज इंपॉर्टेंट इवेंट इसलिए था क्योंकि अमेरिका में जो आपके रिपोर्ट्स आई, जिस तरह से एंथ्रोपी के ऊपर जो है सरकार ने बोला पूरा एआई को लेकर के, वैसे आज मुझे एआई का वीडियो बनाना था, मैंने सुबह बताया भी था। वो वीडियो आपको कल दिन में, कल शाम के समय मिल जाएगा एआई वाला वीडियो, चूंकि मार्केट तो इंडिया की बंद ही है। लेकिन अल्टीमेटली उसका पूरा असर ये हुआ कि एनवीडिया में गिरावट हुई। एनवीडिया के अतिरिक्त जितने भी एआई कंपनीज हैं वहां पे गिरावट हुई। इसका फर्क ये पड़ा कि अब ये समझ आने लगा है कि अगर आप कुछ भी बेहतर एआई रिसर्च करके बना देंगे तो सरकार उसको आपसे ले लेगी या सरकार आपसे उससे फ्री में बोलेगी कि नहीं मेरे को इसको फुल फ्लेज यूज करने दो। एंथ्रोपी ने डिफेंस को लेकर के पूरा जो है इस पर रोकने की बात करी है। अब पूरा का पूरा मुद्दा गर्म है, जिसको मैं कल कवर करूंगा। लेकिन ये पूरा का पूरा मुद्दा इतना ज्यादा गर्म हो चुका है कि अब बहुत सारी कंपनियां इससे पीछे हटती दिखती हैं कि भाई हम सरकार को नहीं देंगे, और एंथ्रोपी ने भी वही किया है। लेकिन इसका बहुत दूरगामी असर पड़ेगा, जिसकी मैं चर्चा कल वीडियो में करूंगा। बट अल्टीमेटली अगर इस तरह से आप देखने को पाएंगे, बार बार देखने को पाएंगे कि कोई एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया, कोई एक अच्छा एआई बनाया और सरकार उसका अपने ढंग से, चाहे वो ऑटोनॉमस आप यूं कहिए आर्मी के लिए या वेपन्स के लिए या किसी और चीज के लिए यूज करना चाहते हैं और कंपनी का कंसर्न नहीं जरूरी होगा और कंपनी को उससे हटाया जाएगा, तो बहुत सारी कंपनियां डिनाइल करेंगी या रिसर्च नहीं करेंगे और उससे वैल्यूएशन पे फर्क आएगा ही आएगा। दूसरा बड़ा चीज है कि लगातार जिस तरह से अब एम्प्लॉइज को हटाया जा रहा है, आपको पता होगा पिछले 24 घंटों में कई सारी ऐसी खबरें रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने 40% तक अपने एम्प्लॉइज में कमी करी है जो है। तो वो सारी कहानियां जो जुड़ रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगले साल भर के अंदर 20% तक एम्प्लॉइज जो है छटनी हो सकते हैं और उसका असर ये होगा कि मार्केट में एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है और उसकी संभावना, जिसकी मैंने सुबह डिटेल आपके साथ चर्चा करी थी, और वो एक इम्पैक्ट आज बाजारों पे दिखाई पड़ा। मार्केट ने अपने जो प्रीवियस हफ्तों के लोज हैं उसको ब्रेक कर दिया। जहां 25,500 25,300 सब सपोर्ट बनते थे वो सारे अब ब्रेक हो गए और हम उसके नीचे कहीं 25,000 की तरफ बढ़ चले हैं। मार्केट की जो सेंटीमेंट है वो खराब बनी हुई है और ऐसे में इस तरह की जो खबरें आएंगी कि एफएनओ पे रोक होगा, ये भी सुबह ही आ गई थी दिन में, तो उसका भी कुछ इंपैक्ट जरूर इस पूरी खबर में रहा होगा या यूं कहिए पूरी गिरावट में रहा होगा, क्योंकि ये खबर पहले आज दिन के दौरान आई है। तो अल्टीमेटली जो गिरावट हुई है वो अमेरिका के कारण भी हुआ है, एंथ्रोपी को लेकर के भी हुआ है, चूंकि जो कंपनी को जिस तरह से उसने डिनाइल भी किया है, अल्टीमेटली एआई से जुड़ी हुई जो मार्केट डिस्टर्ब हो रही है उसको लेकर के भी है और एफएनओ वाली जो बात करी गई इसको लेकर के भी है। तो अल्टीमेटली कई सारी चीजें जुड़ती हैं और उसके नाते आपने बाजारों में कहीं 25,500 की जो कल क्लोजिंग थी, अगर आप बात करें 25,495-96 की कल क्लोजिंग थी और वहां से अब हम जो है 25,100 की तरफ पहुंच गए हैं। तो ये जो पूरी गिरावट हुई है, ये पूरा का पूरा इस गैप डाउन प्लस जो गिरावट आपने देखा, इसका पूरा कारण जो है इन 4-5 बिंदुओं में सम्मिलित होता हुआ दिखता है। और अगर आप मॉर्निंग वीडियोस नहीं देख रहे हैं जरूर देखिए। जैसे मैंने पावर कंपनियों पे बात करी थी उसमें कि पॉलीकैप या बाकी कंपनियों के लिए आज का दिन बुरा नहीं रह सकता, क्योंकि एआई से ही गिरावट हो रही है। तो एआई से जिनको बेनिफिट होगा वहां पे तेजी रहेगी और अल्टीमेटली वो जो पॉलीकैप जैसी कंपनियों को एक बेनिफिट मिला है आज के दिन के दौरान भी, तो और वो आगे भी कंटिन्यू करेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप जो है इस टाइप के वीडियोस देखें। अगर आप सुबह वाले वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो उनको देखें, जरूर देखें, और नहीं देख रहे हैं क्योंकि वहां पे तो 1,000-1,500 लोग ही देख रहे हैं, तो अल्टीमेटली देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिंक है उसका, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। रेगुलर बेसिस पे मेरी कोशिश रहेगी धीरे धीरे करके कि मैं वहां पे रोज वीडियोज आऊं और अल्टीमेटली आपको जो लेबल्स हैं, स्टॉक्स हैं, उन पर हम ज्यादा चर्चा वहीं पर कर पाएंगे। इस चैनल पर हमारे जो कंटेंट है थोड़े से ज्यादा उस टाइप के हैं जिसपे आपको रिसर्च ओरिएंटेड या बाकी चीजें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एक ही वीडियो में दोनों बातें डालने से जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो अल्टीमेटली दोनों चीजें मैंने अलग अलग जगहों पर हम पोस्ट कर रहे हैं, दोनों ही आपके लिए जरूरी है, इसलिए आप दोनों ही चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।